नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी फ्रेंड्स और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर 9 है ये, क्लास 7 साइंस की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का टाइटल है सॉइल। सॉइल के बारे में हम लोग बात करेंगे। वैसे तो अगर आप मेरे को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, अगर आपने मेरी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट और एनवायरमेंट की प्लेलिस्ट देखी तो मैंने सॉइल के बारे में आपको बहुत कुछ बताया है। लेकिन देखिए, जो एनसीईआरटीज है ना, ये आपको टॉपिक्स को बहुत बेसिक से समझाती है। यहाँ पे आपको सॉइल के बारे में कुछ कुछ ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी जो कि आपको एनसीईआरटी से ही जानने को मिल सकती हैं और बहुत ही बेसिक लेवल पे है ये। तो इसको हम देखते हैं फ्रेंड्स। शुरू करने से पहले इतना बता दूं कि एनसीईआरटी की इन बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए, लिंक मैंने नीचे दे रखा है। बहुत अच्छी किताब है, बहुत पैसा देके सरकार ने बनवाई है, इनको पढ़िए। साथ साथ फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो इस यूट्यूब इस वीडियो को अपने एल्गोरिदम्स में प्रमोट करेगा, मुझे थोड़े व्यूज ज्यादा मिल जाएंगे, इसलिए मैं आपको बस लाइक करने को बोलता हूं। अब देखिए, सॉइल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। क्यों? अगर आप ऐसे सॉइल को देखोगे तो ये तो बस एक मिट्टी है, बट इस मिट्टी में पैदा होते हैं हमारे प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो पानी चाहिए पैदा होने के लिए, वो उसको इसी मिट्टी से मिलता है। और वो प्लांट्स ही सोर्स है हमारी एनर्जी का। उन प्लांट्स को दूसरे जानवर खाते हैं, उन जानवर को बड़े जानवर खाते हैं, इन प्लांट्स को डायरेक्टली हम भी खाते हैं, जैसे कि आलू हो गया, प्याज हो गया, फूल गोभी हो गया, पालक हो गया, ये सब हमको प्लांट से मिल रहे हैं। प्लस प्लांट्स को बाकी चीजें खाते हैं, जैसे बकरी प्लांट को खाती है, बकरी को हम खाते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना बात को कि ये प्लांट सोर्स है एनर्जी का। वैसे तो अल्टीमेट सोर्स सन है, पहले बता चुका हूं, बट खाने के टर्म्स में देखा जाए तो प्लांट सोर्स है। प्लांट के पास वाटर न्यूट्रिएंट्स कहां से आ रहे हैं? तो भाई सॉइल से आ रहे हैं। तो सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। सॉइल के बिना एग्रीकल्चर हो नहीं सकता। फिर एग्रीकल्चर से हमको क्या मिलता है? हमें एग्रीकल्चर से खाना मिलेगा, हमें एग्रीकल्चर से शेल्टर मिलेगी, क्लॉथिंग मिलेगी। अब ये बताइए, एग्रीकल्चर से क्लॉथिंग और शेल्टर कैसे मिलेगा? ये सवाल मैंने आपको बोल दिया, ठीक है, खुद ढूंढिए। अब देखिए, सॉइल हमारी लाइफ का एक जरूरी हिस्सा है। जब कभी भी रेन आती तो रेन के बाद एक बड़ी ताजी सी फ्रेग्रेंस आ जाती है, तो वो कह सकते हैं कि वो सॉइल की खुशबू होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बच्चे सॉइल से खेल रहे हैं। अब देखिए, एक दिन रेनी सीजन के दौरान, बारिश के सीजन के दौरान, पहेली और बूझो को सॉइल के बाहर एक अर्थवॉर्म आता दिखा। जब उन्होंने अर्थवॉर्म को देखा तो पहेली की बूझो के दिमाग में आया कि क्या भाई इस तरीके के और भी जानवर हैं क्या हमारे सॉइल में? सॉइल में क्या एनिमल्स भी हैं, क्या छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी हैं? ये चीज उनके दिमाग में आई। तो अब हम एक एक्टिविटी को करके जानने की कोशिश करेंगे कि सॉइल कितने तरीके के होते हैं। तो अलग अलग जगहों से आप कुछ सॉइल सैंपल्स को कलेक्ट करिए और उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। उनको ऑब्जर्व किससे करिए? एक हैंड लेंस लीजिए, तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू आप इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। हर सैंपल को ठीक से आप एग्जामिन करिए और अपने ऑब्जर्वेशंस को अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें, ठीक है। फिर जो आपके दोस्तों ने सॉइल के सैंपल्स इकट्ठे किए अपने घर के पास से और आपने जो सॉइल के सैंपल्स इकट्ठे किए अपने घर के पास से, उनको कंपेयर कीजिए, ठीक है। और उसको कंपेयर करने के बाद आप यहां पे एक लिस्ट बनाइए। तो जब से मान लीजिए कि आपने अलग अलग अपने घर के पास से जो सॉइल उठाया उसको तो कंपेयर किया ही, फिर आपके घर के पास कोई गार्डन है या आपके स्कूल में कोई गार्डन है बाहर की तरफ, तो वहां पे जो गार्डन में प्लांट्स मिलते हैं उनका यहाँ पे एक लिस्ट बनाइए। गार्डन के सॉइल में जो एनिमल्स मिलते हैं उनकी लिस्ट बनाइए। कुछ और अलग चीज मिले तो वो बनाइए। फिर रोड साइड के बगल में जो सॉइल है उसका बनाइए। ऑब्वियसली बात है, गार्डन में जो सॉइल है और रोड साइड के बगल में जो सॉइल है, गार्डन के सॉइल की डाइवर्सिटी प्लांट और एनिमल्स के कंपैरिजन में आपको ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू वो सॉइल जो कि रोड साइड के बगल में मिल रहा है। फिर एक ऐसा सॉइल जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां पे नोट डाउन करिए। तो आप देखोगे कि गार्डन के सॉइल में जो प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी मिल रही है वो कहीं ज्यादा है उस सॉइल से जो कि रोड साइड से आपने उठाया है या फिर एक ऐसी जगह से उठाया है जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ऑब्वियसली बात है, जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है फ्रेंड्स, वहां पे तो उल्टी सीधी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, क्योंकि वो इलाका तो कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे आउटपुट पॉल्यूटेंट्स उस सॉइल में मिक्स हो जाएंगे। समय समय पे चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिर देखिए, पहेली एक चीज को सोच के वंडर कर रही है कि उसको कुछ पीसेस ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स या पॉलिथीन बैग उस सॉइल सैंपल में क्यों बुने जो कि उसने रोड साइड से उठाए या गार्डन से उठाए। देखिए, रोड साइड में क्या होता है कि लोग कार से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, तो कार का शीशा खोला और कोई चीज खाई थी उसको बाहर फेंक दी। अब कुछ जाहिल या फिर अनपढ़ किस्म के लोग ऐसा काम करते हैं, गलत बात है। मैं जाहिल अनपढ़ इसलिए कह रहा हूं ताकि आप ऐसा काम मत करिए अगर आप करते हैं तो वो जो चीजें बाहर फेंकते हैं वो प्लास्टिक आर्टिकल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूं कि आपने केएफसी से एक बर्गर लिया और उस केएफसी के बर्गर को खाया और उसकी बाहर की पॉलिथीन को आपने कार खोला बाहर फेंक दिया।
फिर उस प्लास्टिक का बैग जिसके अंदर आपने भर के दिया था वो केएफसी का बर्गर, उसको बाहर फेंक दिया। आज तो कल तो जो केएफसी में भी बैग्स यूज होने लगे हैं वो रिसाइक्लेबल है। पर मान लीजिए ऐसा कोई बैग है जो कि पॉलिथीन है और वो पॉलिथीन आपकी इनऑर्गेनिक है, वो ब्रेक डाउन नहीं हो रही सॉइल में, तो वो एक्चुअली में पॉल्यूशन कॉज करेगी सॉइल का। तो जो प्लास्टिक्स होते हैं, जो पॉलिथीन बैग होते हैं, वो सॉइल में घुल मिल जाते हैं और बहुत लंबे समय तक, सालों तक सॉइल में रहते हैं। तो जब वो सॉइल में रहते हैं तो सॉइल के इकोसिस्टम को बिगाड़ देते हैं, वो सॉइल के रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिजम्स गलती से सॉइल में उन पार्टिकल्स को खा लेते हैं, उन प्लास्टिक पार्टिकल्स को, उन पॉलिथीन बैग के पार्टिकल्स को खा लेते हैं। ये पॉलिथीन बैग और प्लास्टिक्स टूट के माइक्रो प्लास्टिक्स में बदल जाती हैं। ये माइक्रो प्लास्टिक्स ऑर्गेनिजम्स में चले जाते हैं जो सॉइल में है। जब ये माइक्रो प्लास्टिक्स पानी में पहुंचेंगे तो वहां के फिशेज इनको खा लेंगी, तो ये पॉल्यूशन करते हैं। ओवरऑल आप देखा जाए तो ये सॉइल के इकोसिस्टम को खराब करते हैं। फिर और बहुत सी चीजें हैं जो सॉइल के इकोसिस्टम को खराब करती हैं, जैसे केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स अगर आपने जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रखे हैं सॉइल में तो वो सॉइल की क्वालिटी खराब करेंगी। कोई वेस्ट प्रोडक्ट अगर आपने ठीक से डिस्चार्ज नहीं किया है, कहीं पे भी फेंक दिया है, तो वो सॉइल की क्वालिटी को खराब करेगा। तो इस तरीके की चीजें खराब करती हैं सॉइल की क्वालिटी। इसीलिए कहा जाता है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स और केमिकल्स जिनको आप रिलीज कर रहे हो कहीं पे भी यूज करने के बाद, उनको प्रॉपरली ट्रीट करिए सॉइल में खोलने से, सॉइल में डिस्चार्ज करने से पहले। और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल को मिनिमाइज करना चाहिए। इसीलिए आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। पहला ऑर्गेनिक स्टेट इंडिया में कौन सा है, क्या सिक्किम में, जाके पता करिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है, उसके अंदर पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का प्रोड्यूस क्यों होता है, मतलब क्यों नहीं किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानेंगे। तो ये एक तरीके की मैं आपको एक्सरसाइज कर रहा हूं आपके नॉलेज एनहांसमेंट के लिए। तो अब तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रोड साइड पे और गार्डन पे ये गंदगी आपको क्यों पड़ी हुई मिली है, क्योंकि जो लोग पॉल्यूशन करते हैं वो वहीं पे पड़ा रहता है और वो धीरे धीरे सॉइल में मिक्स हो जाता है, तो ये गंदगी आपको सॉइल में मिल जाती है। अब यहां पे देखिए, यहां पे सॉइल प्रोफाइल की बात करेंगे, उससे पहले बूझो यहां कुछ कह रहा है। आई हैव सीन पॉट्स एंड टॉयज मेड अप ऑफ सॉइल इन हाट बाजार। जब भी कभी आप गांव के बाजार में जाएंगे या किसी सबर्बन एरिया के बाजार में जाएंगे, तो शहरों में तो ये चीज कम मिलती है, शहरों में भी कभी विलेज साइड जाइए तो वहां पे आप देखोगे फ्रेंड्स कि बहुत सारे ऐसे पॉट्स और टॉयज बिक रहे होंगे जो कि सॉइल के बने हुए हैं। अब जब मिट्टी के बने हुए हैं तो एक स्पेशल तरीके की मिट्टी के बने हुए होंगे। कौन सी मिट्टी के बने हुए होंगे, तो इसके लिए आपको मिट्टी के टाइप्स देखने पड़ेंगे, और मिट्टी के टाइप्स को देखने से पहले आपको मिट्टी की प्रोफाइल देखनी पड़ेगी। जो सॉइल होता है वो अलग अलग डिस्टिंक्ट लेयर्स से मिलकर बनता है, और वो लेयर्स को हमें यहां समझना है। एक्टिविटी 9.2 है, तो आप एक काम करिए, थोड़ा सा सॉइल लीजिए, उस सॉइल को, जो उसके सॉइल के क्लम्स हैं, उस क्लम्स को आप अपने हैंड से तोड़ के पाउडर करने की कोशिश कीजिए। बस ध्यान दीजिए सॉइल में कोई ऑर्गेनिजम्स ना हो जो आपको काट लें, कोई इंसेक्ट ना हो, तो उसको आप ब्रेक करिए पाउडर में। अब एक ग्लास टम्बलर लीजिए और उस ग्लास टम्बलर को आप लगभग 3/4 ऑफ द पानी से भरिए, और वो याद रखिए कि वो ग्लास टम्बलर आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसके बाहर आपको दिखे। और जब आपने 3/4 पानी से उसको ग्लास टम्बलर को भर दिया तो उसमें आप हैंडफुल ऑफ सॉइल डाल दीजिए। उस सॉइल को ठीक से उस पानी में मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करने के बाद कुछ समय के लिए उस सॉइल को अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए, कम से कम 10-15 मिनट के लिए। और 10-15 मिनट के बाद आपको कुछ इस तरीके का नजारा नजर आएगा। कभी कभी हो सकता है ज्यादा समय भी लग जाए। नीचे की तरफ पे ग्रेवल जमा है, जो सबसे भारी आर्टिकल है वो नीचे की तरफ आ जाएगा ग्रेवल, उससे ऊपर मिट्टी जमा हो जाएगी, मिट्टी से ऊपर क्ले जमा हो जाएगा, क्ले से ऊपर जो पानी होगा वो पानी डिपॉजिटेड होगा, नीचे भी पानी होगा बट ऊपर पानी आएगा, पानी के नीचे ये सब चीजें आपको 3 लेयर्स में जमा दिखेंगी, और ऊपर की तरफ ह्यूमस तैर रहा होगा। ह्यूमस मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब ये डेड ऑर्गेनिक मैटर टूटी हुई पत्तियां भी हो सकती हैं, ड्राई लीव्स भी हो सकती हैं, मरे हुए जानवर के रिमेन्स भी हो सकती हैं, छोटे छोटे जो माइक्रो रिमेन्स बचे हुए होते हैं। तो सबसे नीचे ग्रेवल, उसके ऊपर मिट्टी सैंड, फिर क्ले, फिर वाटर, फिर ह्यूमस। ह्यूमस इज डेड ऑर्गेनिक मैटर, और ये ह्यूमस प्लांट की फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग सारी रेयर्स मिल रही है ग्लास टम्बलर की। इस डायग्राम को आप बाय हार्ट रट लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्स में बनाने के लिए काम आएगा। ये जो डेड रॉटिंग लीव्स और जो डेड रिमेन्स है एनिमल्स के, जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, इस रॉटिंग डेड मैटर को क्या कहा जाता है, इस रॉटिंग डेड मैटर को कहा जाता है ह्यूमस, एंड दिस ह्यूमस इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द सॉइल। अब देखिए फ्रेंड्स, सॉइल बनता कैसे है। जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स अगर टूट जाएं
विंड के एक्शन में, हवा के एक्शन से, पानी के एक्शन से या क्लाइमेट के एक्शन से, तो क्या बनता है? तो बनता है सॉइल। तो पानी, हवा और क्लाइमेट के एक्शन से रॉक्स का टूटना, इस प्रोसेस को आप बोलते हो वेदरिंग। तो बेसिकली दिस इज वेदरिंग। अब आप देखिए एक सॉइल का नेचर कैसा होगा, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर ये है कि भाई वो सॉइल कौन सी रॉक से बना है। अब रॉक्स कितने अलग अलग तरीके की होती है, तो फ्रेंड्स इग्नियस रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। रॉक्स क्लासिफिकेशन मैंने आपको अलग से अपनी ज्योग्राफी की वीडियोस में बताया है। मेरे चैनल की ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाके आप रॉक्स के बारे में जान सकते हैं अगर आपको जानना है तो। नहीं तो जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे हम इस पे भी आएंगे, ठीक है। तो भाई कौन सी रॉक की वेदरिंग से सॉइल बनाए, एक तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि सॉइल का नेचर क्या है। दूसरा, उस सॉइल में किस तरीके का वेजिटेशन ग्रो करता है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि सॉइल कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी सॉइल में लेग्यूमिनस प्लांट्स को उगा रहे हो, और लेग्यूमिनस प्लांट्स की बात मैंने पहले की है, लेग्यूमिनस प्लांट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो यूजेबल फॉर्म में ले आएंगे, यूजेबल नाइट्रोजन के फॉर्म में ले आएंगे मिट्टी में, ठीक है। तो अगर लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं तो उस सॉइल में नाइट्रोजन सफिशिएंट क्वांटिटी में होगा। अगर आपने उन सॉइल में लेग्यूमिनस प्लांट्स को उगाया, अगर आपने नहीं उगाया है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स आप लगातार उगाए चले जा रहे हो कुछ सालों से, तो नाइट्रोजन डेफिशिएंट होगा। समझ गया बातों को? तो एक जगह का सॉइल कैसा है, ये इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वर्टिकल सेक्शन जो अलग अलग सॉइल प्रोफाइल का है, वो सॉइल की रियल प्रोफाइलिंग में हमको मदद करेगा। जो सॉइल्स की अलग अलग लेयर्स होती हैं, उनके टेक्सचर्स अलग अलग होते हैं, उनकी डेप्थ्स अलग अलग होती है, उनके केमिकल कंपोजिशंस अलग अलग होते हैं, इसीलिए इन लेयर्स को हॉरिजॉन कहा जाता है। यहां पे आपको ये लेयर्स नजर आ रही हैं। सबसे ऊपर ए हॉरिजॉन, उसके नीचे बी हॉरिजॉन, उसके नीचे सी हॉरिजॉन, और उसके नीचे आता है बेड रॉक। अब इन हॉरिजॉन्स में हम लोग कुछ फर्दर सब क्लासिफिकेशन भी मैं आपको बताऊंगा जो कि यहां नहीं दे रखा है, बट फिलहाल के लिए एनसीईआरटी में जो लिखा है उसको तो देख लेते हैं। अब यहां क्या है कि हमें जो लेयर दिखती है सॉइल की, वो टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल है, उसके नीचे की लेयर नहीं है, ठीक है। अगर आपको इन नीचे की लेयर्स को देखना है तो या तो कहीं पे कुएं की खुदाई हो रही हो, तो जहां पे कुएं की खुदाई हो वहां देखिए जाके, या फिर कहीं पे एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जा रहा हो सॉइल के अंदर, एक लैंडफिल के लिए गड्ढा खोदा जा रहा हो, सैनिटरी लैंडफिल के लिए या डंप बनाने के लिए, किसी इस चीज के लिए गड्ढा खोदा जा रहा हो, वहां देखिए। या मान लीजिए कहीं पे रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, वहां पे देखिए। यहाँ पे कहीं पे बिल्डिंग की, अगर आप कह सकते हैं ना कि नींव पड़ रही हो, वहां पे देखिए। तो इन जगहों पे आपको सॉइल के टेक्सचर की ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन और बेडरॉक दिख जाएंगे, ठीक है। अभी आपको कहां मिलेंगे ये मैंने आपको बता दिया। जो इसका अपर मोस्ट हॉरिजन है, अपर मोस्ट हॉरिजन कौन सी बात कर रहा हूं मैं फ्रेंड्स, यहां पे ए हॉरिजन की बात कर रहा हूं। तो ये जो अपर मोस्ट हॉरिजन है, ये जनरली डार्क होता है, काला होता है कलर में, क्योंकि इसमें ह्यूमस और मिनरल्स मिलते हैं। ह्यूमस मैंने आपको बताया क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, और मिनरल्स मिलते हैं बहुत सारे। तो ये जो हमस होता है, अब ये हमस को उस खाने वाले हमस से कंफ्यूज मत करिएगा जो खाने में यूज होता है। तो ये जो हमस होता है, ये सॉइल को फर्टाइल बनाता है और बढ़ते हुए प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। और ये जो लेयर होती है ना सॉइल की, ए होराइजन, ये सॉफ्ट होती है, पोरस होती है और पानी को ज्यादा रिटेन कर सकती है। पोरस मतलब कि उसके ग्रैन्युल्स के बीच में छेद होंगे जहां से हवा अंदर घुस सकती है। इसको एक्चुअली में आप टॉप सॉइल बोलते हो, ए होराइजन, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे कि कुछ जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनकी जो रूट्स होती है वो ए होराइजन तक लिमिटेड होती है, ठीक है। फिर ये जो आपका ए हॉरिजन है, ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को शेल्टर देगा, जैसे वॉर्म्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, आपके रैट्स वगैरह हो गए, मोल्स हो गए, बीटल्स हो गए, ये सब आपको इस लेयर में मिलेंगे। जो छोटे छोटे प्लांट्स की रूट्स होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो एंटायरली इस ए होराइजन में ही मिलेंगे आपको। और याद रखिएगा, ए होराइजन के भी ऊपर वाला पार्ट होता है आपका हमस या ऑर्गेनिक, जिसको आप ओ होराइजन भी बोलते हो, वो यहां लिखा नहीं है। तो ए होराइजन का भी जो टॉप पार्ट है ना, उसको आप बोलोगे ओ होराइजन। इस ओ होराइजन में आपको सरफेस लिटर मिलेगा, पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, जिसको आप ह्यूमस बोलते हैं, जिसको आप ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। तो बेसिकली दिस ह्यूमस इज फाउंड इन द टॉप कॉरिडोर्स ऑफ दिस ए होराइजन। फिर जो अगली लेयर आएगी ए होराइजन के नीचे, उसके अंदर ह्यूमस कम होगा, मिनरल्स ज्यादा होंगे, इसको आप बोलते हो बी होराइजन। और ये जो लेयर है, ये थोड़ी सी हार्ड होती है ए होराइजन से,
और थोड़ी कॉम्पैक्ट होती है। मतलब ए होराइजन की जो लेयर है वो थोड़ी सी फैली हुई होगी, तो उसमें जो एरेशन का स्कोप है, यानी सॉइल के अंदर हवा के घुसने का स्कोप है, वो थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन ये जो बी होराइजन वाली जो लेयर है ये कॉम्पैक्ट होगी, इसके अंदर हवा के घुसने का जो स्कोप है वो कम होगा। इस बी होराइजन में ह्यूमस कम है, मिनरल्स ज्यादा। ठीक है, तीसरे पे आते हैं। तीसरा है सी होराइजन। अच्छा, जैसे जैसे आप ए बी और सी होराइजन को देख रहे हैं, आप देखिए फ्रेंड्स, ए होराइजन में आपको बड़े बड़े पीसेस नजर नहीं आ रहे, बी होराइजन में आपको थोड़े बहुत बड़े पीसेस नजर आए, कॉम्पैक्शन हल्का फुल्का इसमें नीचे होने लगता है। सी होराइजन में और आपको बड़े बड़े रॉक्स नजर आएंगे, और बी में तो आपको, और नीचे के बेड रॉक में तो आपको पूरा को पूरा रॉक ही नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं सी होराइजन की। जो सी होराइजन है ये थर्ड लेयर है। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स, छोटे छोटे लम्प्स ऑफ रॉक्स से बनी हुई है। तो इसमें रॉक्स मिलते हैं, उन रॉक्स में काफी सारे क्रैक्स होते हैं, काफी सारे क्रेवाइसेस होते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर रॉक्स मिलेंगी, लेकिन वो रॉक्स काफी टूटी फूटी होंगी, उनमें बहुत सारे क्रेवाइसेस होंगे। और इसके नीचे होता है बेड रॉक, जो कि बहुत हार्ड होता है, उसको आप एक कुल्हाड़ी या फावड़े से ही खोद सकते हो। ठीक है, तो इतनी लेयर्स है फ्रेंड्स आपकी, ए बी सी, और नीचे की तरफ बेड रॉक। बेड रॉक को आप कभी कभी आर वाला लेयर भी बोलते हो, आर होराइजन भी बोलते हो आप इस बेड रॉक को। बट फिलहाल के लिए बेड रॉक याद रखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इस ए और बी के बीच में एक आपकी लेयर आती है जिसको आप बोलते हो ई होराइजन। ए और बी के बीच में कभी कभी एक लेयर आती है जिसको आप बोलते हो ई होराइजन। इस ई होराइजन को आप क्या बोला जाता है? एल्यूविएटेड होराइजन। अब भाई इसको एल्यूविएटेड होराइजन क्यों कहा जाता है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बाकी सारी चीजें बताई हैं। एक चीज होती है कि जो ए होराइजन होता है, जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, इस लेयर में आपको आयरन ज्यादा नहीं मिलेगा, क्ले ज्यादा नहीं मिलेगा, एल्यूमिनियम ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो आपका बी होराइजन है, इस बी होराइजन में आपको आयरन, क्ले, एल्यूमिनियम मिलेगा। तो देखिए, आयरन, क्ले और एल्यूमिनियम, आयरन, क्ले और एल्यूमिनियम आपको ए होराइजन में ज्यादा नहीं मिलेगा, बी होराइजन में ज्यादा मिलेगा, यानी सॉइल की डेप्थ्स में जाके आपको ये मिलते हैं। अब होता यह है कि देखिए, तो टॉप के ए होराइजन में थोड़ा बहुत आयरन, क्ले, एल्यूमिनियम मिलता है। अगर जरूरत से ज्यादा लीचिंग हो जाए, और लीचिंग में क्या होगा कि पानी कुछ एलिमेंट्स को, कुछ मिनरल्स को अपने साथ घोल के और डेप्थ में ले जाएगा, तो ये लीचिंग होती है। तो अगर ए होराइजन में जरूरत से ज्यादा लीचिंग हो जाती है, अगर ए होराइजन में जरूरत से ज्यादा लीचिंग हो जाती है, तो वो आयरन को, क्ले को और एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स को लीच करके बहुत नीचे ले जाएगा। तो ए होराइजन और बी होराइजन के बाउंड्री पे एक छोटा सा हिस्सा होगा जहां पे जो नॉर्मल लेवल होता है इस आयरन, क्ले और एल्यूमिनियम का, उस नॉर्मल से कम हो जाएगा वो लेवल। तो इस लेवल को बोला जाएगा, इस लेयर को बोला जाएगा एल्यूविएटेड लेयर या फिर एल्यूविएटेड होराइजन, इसलिए इसको ई होराइजन बोला जाता है। बट फिलहाल के लिए अभी की क्लास के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आप ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन और बेडरॉक वाला फिगर ही रट लीजिए, बाकी आप मत जोड़िए। बाकी मैंने आपको पढ़ाने के पर्सपेक्टिव से बताया है, फिर समझाने के पर्सपेक्टिव से बताया, ताकि चीजें आपको समझ में आए। अब देखिए, अब हम बात करेंगे सॉइल टाइप्स की। हमने सॉइल की बहुत सारी अलग अलग लेयर्स देख ली, सॉइल प्रोफाइल देख ली। अब बात होगी सॉइल टाइप्स की। आपको पता है कि जब उसकी वेदरिंग होती है रॉक्स की, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं उसमें से। इन पार्टिकल्स में मिट्टी भी होती है, सैंड भी होती है, क्ले भी होता है। अब कितनी सैंड है, कितनी क्ले है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन से रॉक का इरोजन हो रहा था, उसकी पेरेंट रॉक क्या थी। तो देखिए, रॉक पार्टिकल्स के मिक्सचर को और हमस, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर है, उसके मिक्सचर को आप बोलते हो सॉइल। और इसमें कुछ और चीजें भी होती हैं, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, प्लांट की रूट्स वो लिविंग है, अर्थवॉर्म है, ये भी आपके सॉइल में पाए जाते हैं। तो ये सब चीजें आपकी सॉइल में पाई जाती हैं। अगर किसी सॉइल में बड़े पार्टिकल ज्यादा हैं, इफ अ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स, तो आप बोलोगे वो सैंडी सॉइल है। अगर किसी सॉइल में फाइन पार्टिकल्स ज्यादा है, रिलेटिवली ज्यादा है, तो आप उसको बोलोगे क्लेई सॉइल। तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो अगर किसी सॉइल में बड़े पार्टिकल्स ज्यादा हैं तो वो सैंडी सॉइल हो गया, और किसी सॉइल में रिलेटिवली अगर फाइन पार्टिकल्स, छोटे 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 महीन पार्टिकल्स ज्यादा हैं, तो वो क्लेई सॉइल हो गया। और अगर ये बड़े पार्टिकल्स और छोटे पार्टिकल्स का प्रॉपर एक बैलेंस बैठ जाए, प्रॉपर मिक्सचर बन जाए,
तो वो लोमी सॉइल हो गया। यानी कि बड़े पार्टिकल्स ज्यादा रिलेटिवली तो सैंडी, छोटे पार्टिकल्स ज्यादा रिलेटिवली तो क्लेई, और दोनों ऑलमोस्ट बराबर हो जाएं या एक बिल्कुल बैलेंस में आ जाए तो लोमी। ठीक है। और जो साइज होते हैं ना पार्टिकल्स के सॉइल में, उनका बहुत हद तक उस सॉइल की प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट पड़ता है। जो सैंड पार्टिकल, अब सैंडी सॉइल की अगर हम बात करें, जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो होते हैं काफी बड़े। अब चूंकि ये सैंडी पार्टिकल्स बड़े होते हैं फ्रेंड्स, तो ये बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ चिपक के रह नहीं पाएंगे, और बड़े बड़े हैं तो आपस में जो इनका ओरिएंटेशन है वो उतना सही बैठेगा नहीं। जब इनका ओरिएंटेशन उतना सही बैठेगा नहीं तो उनके बीच में बहुत सारी जगहें छूट जाएंगी और उन जगहों के थ्रू एयर अंदर घुस सकती है। इसलिए जो सैंडी सॉइल होते हैं वो बहुत हद तक एरेटेड होते हैं। उनमें जो हवा का पर्कोलेशन होता है, हवा की बात कर रहा हूं, पानी की नहीं, जो हवा का पर्कोलेशन होता है वो अच्छा खासा होता है। और इन सैंडी सॉइल्स के थ्रू वाटर आराम से ड्रेन करके इनके स्पेसेस के बीच से निकल सकता है। समझ गए फ्रेंड्स? तो सैंडी सॉइल की बात यहां पे करी तो सैंडी सॉइल में हवा बहुत आराम से निकलेगी, तो ये वेल एरेटेड होते हैं। दूसरा, पानी इनके थ्रू आराम से ड्रेन कर सकता है, तो इनकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है ना, जो इनकी वाटर की रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर को रोकने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है, क्योंकि इनके बीच में बहुत बड़े बड़े पोर्स हैं, बहुत बड़े बड़े स्पेसेस हैं जिनके थ्रू पानी ड्रेन कर जाता है, इसलिए रिलेटिवली ड्राई होते हैं। ये तो बात हो गई सैंडी पार्टिकल्स की। अब हम बात करते हैं क्ले पार्टिकल्स की। क्ले पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं फ्रेंड्स, और एक दूसरे के पास बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है। अब जब ये एक दूसरे के पास बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है तो एयर के घुसने के लिए जगह बहुत कम है। समझ गए? तो जब एयर के लिए घुसने के लिए जगह बहुत कम है तो एरेटेड वाली जो क्वालिटी सैंडी सॉइल की थी, एरेटेड वाली क्वालिटी आपके क्ले सॉइल में नहीं आएगी। ये चीज क्लियर हो गई आपको? ठीक है। फिर अनलाइक सैंडी सॉइल, वाटर कैन बी हेल्ड इन द टाइनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द क्ले। दूसरी बात यह होगी कि आपको मैंने बताया कि सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बीच में बहुत सारी जगहें होती है तो पानी आराम से पास हो जाता है। लेकिन जो क्लेई सॉइल होते हैं ना, ये क्ले सॉइल आपस में बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, तो जब इन कॉम्पैक्ट सॉइल के थ्रू पानी पहुंचेगा ना तो वो पानी को रिटेन कर लेंगे, तो इनकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत हाई होती है। तो जब ये पानी को रिटेन कर लेंगे तो जो थोड़ा बहुत इनके सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जगह है वहां पानी भरा हुआ होगा, तो जब वहां पे पानी भरा हुआ होगा तो हवा के लिए वहां पे जगह कम होगी, इसलिए एयर इसमें कम होती है, इसलिए वेल एरेटेड नहीं होते। ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स? तो यहां पे आपको पूरा एक लाइन पढ़ लीजिए। सो द क्लेई सॉइल्स हैव लेस एयर बट दे आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल्स। तो पानी रिटेंशन की कैपेसिटी किसमें ज्यादा है? क्लेई सॉइल में, व्हेन कंपेयर टू सैंडी सॉइल। अब आपको यहां पे समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स कि भाई कौन से तरीके के सॉइल में पैडी अच्छा ग्रो करेगा, राइस अच्छा ग्रो करेगा। राइस ऑब्वियसली फ्रेंड्स आपका क्लेई सॉइल में अच्छा ग्रो करेगा, क्योंकि राइस को स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है और पानी की रिटेंशन कैपेसिटी आपकी इस क्लेई सॉइल में बहुत है। लेकिन जो सबसे अच्छा सॉइल माना जाता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वो लोमी सॉइल होता है, क्योंकि लोमी सॉइल में सैंड भी अप्रोप्रिएट अमाउंट में होता है और क्ले भी अप्रोप्रिएट अमाउंट में होता है, और एक और सॉइल पार्टिकल होता है जो कि होता है सिल्ट। ये सिल्ट क्या होता है फ्रेंड्स? ये सिल्ट एक्चुअली वो डिपॉजिट है जो रबर बेड्स में मिलता है। आपको पता है कि हमारी बहुत सी नदियां पहाड़ों को काटते हुए आती हैं, बहुत सारा इरोजन रास्ते में करते हुए आती हैं, और उस इरोजन में वो सिल्ट अपने साथ लेके आती है। वैसे तो वो बड़े बड़े आर्टिकल्स को इरोड करती हैं, जैसे जैसे वो पानी बहता रहता है आर्टिकल्स के सॉइल छोटा होता जाता है और वो सिल्ट के फॉर्म में होता है। ये सिल्ट पार्टिकल का जो साइज होगा ना वो सैंड पार्टिकल और क्ले पार्टिकल के बीच में होगा। समझ गए फ्रेंड्स? तो आपके लोमी सॉइल में सैंड भी अप्रोप्रिएट अमाउंट में है, क्ले भी अप्रोप्रिएट अमाउंट में है, सिल्ट भी अच्छा खासा है, समझ गए, और हमस भी है। तो भाई जो सैंडी की क्वालिटीज थी सैंडी सॉइल की, भाई एरेशन अच्छा है, वो क्वालिटी लेमी सॉइल में भी आएंगी। फिर जो क्लेई की क्वालिटी थी कि भाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी, तो वो क्वालिटी आपके लोमी सॉइल में भी आएंगी। तो लोमी सॉइल में दोनों तरीके के सॉइल्स की, सैंडी सॉइल्स की और क्लेई सॉइल्स की अच्छी क्वालिटीज आ रही हैं। इसलिए प्लांट्स को उगाने के लिए, एग्रीकल्चर के पर्पसेस के लिए जो बेस्ट सॉइल है वो है लोमी सॉइल। ठीक है, तो इट हैज द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब यहां पे फ्रेंड्स आपके लिए सवाल आया है, भैया किस तरीके के सॉइल का प्रयोग होता है अर्दन पॉट्स को बनाने के लिए, मटका को बनाने के लिए, सुराही को बनाने के लिए? इसके बारे में अभी थोड़ा सोचिए, अपना लॉजिकल सेंस लगा के सोचिए, इस पे मैं थोड़ी देर में भी आपको समझाऊंगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। अब आप एक काम करो फ्रेंड्स, आप कुछ सैंपल्स इकट्ठे करो क्लेई सॉइल के, लोमी सॉइल के, सैंडी सॉइल्स के। ठीक है, आप एक फिस्ट फुल ऑफ सॉइल लो, अपना मिट्टी से भरा हुआ सॉइल लो,
उसमें जितने भी पेबल्स दिख रहे हैं आपको, रॉक्स दिख रहे हैं, ग्रास ब्लेड्स दिख रहे हैं, उनको आप हटा दो। फिर हर तरीके के सॉइल को में आप थोड़ा थोड़ा पानी डालो। यहाँ पे आप फिगर देख लीजिए 9.4 AB। यहाँ पे देखिए, पहले आपने सॉइल को गूथा पानी डाल के, फिर आप सॉइल को कुछ इस तरीके की शेप में ले आए, फिर आप सॉइल को सिलेंड्रिकल शेप में लाने की कोशिश की आपने, फिर सॉइल को आपने गोल बनाने की कोशिश की, फिर सॉइल को ई शेप में लाने की आपने कोशिश की। यहां पे आप सॉइल को तोड़ मरोड़ रहे हो, ठीक है। अब तोड़ मरोड़ क्यों रहे हैं वो हम देखते हैं। तो पहले आपने सॉइल लिया, उसमें से आपने रॉक्स, पेबल्स, ये सब चीजें हटा दी, ठीक है। फिर उसमें आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना शुरू किया, और कहते हैं ना कि आटे को आप गूंथते हो, ठीक है। तो गूंथना शुरू किया आपने सॉइल को, उसमें थोड़ा थोड़ा इनफ वाटर डाल के आप उसको बॉल के फॉर्म में लेके आओ। फिर उसको आप एक काम करो कि भाई एक सिलेंडर के फॉर्म में उसको रोल करने की कोशिश करो। बस ध्यान रखना कि उसको इतना पानी मत डालना कि वो स्टिकी हो जाए। फिर एक सिलेंडर, एक रिंग बनाने की कोशिश करो, जैसे कि मैंने अभी फिगर में बनाई थी। और आप ये पता करने की कोशिश करो कि कौन सा ऐसा सॉइल है जो इन सारे शेप्स में बहुत आसानी से आ रहा है। और जो ऐसा सॉइल होगा जो इन सारे शेप्स में बहुत आसानी से आ रहा है, यानी कि उसको किसी भी शेप में लाया जा सकता है, उससे आप पॉट्स बना सकते हो, उससे आप टॉयज बना सकते हो, उससे आप स्टैच्यूज बना सकते हो, क्योंकि वो आराम से उस शेप में आ रहा है। तो गेस मारो फ्रेंड्स, वो सॉइल कौन सा होगा? ऑब्वियसली फ्रेंड्स क्लेई सॉइल होगा। बिल्कुल आप कॉमन सेंस से बता सकते हो। अभी मैंने आपको बताया कि क्लेई सॉइल की वाटर रिपेंटेंट कैपेसिटी तगड़ी होती है, वो वाटर को दबा के रख सकता है अपने आप में। जब वो वाटर को दबा के रख सकता है तो ऑब्वियसली बात है वो एक इस तरीके का एक मिक्सचर बनाएगा कि जिसको आप आराम से शेप में लेके आ सकते हो। या मैंने आपको पहले बता दिया, हालांकि आगे भी इसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको इसमें समझाई जाएंगी। फिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की बात करते हैं। देखिए, हमने बहुत सारे सॉइल के यूजर्स को देखा है, कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे परकोलेशन रेट ऑफ वाटर की बात करेंगे। देखिए, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी के बारे में मैंने अभी आपसे बात की, अब परकोलेशन रेट ऑफ वाटर की बात करते हैं। बूजो और पहेली ने दो स्क्वायर्स को मार्क किया 50 बाय 50 सेंटीमीटर, यानी 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स को उसने मार्क किया। एक तो उसने अपने घर के अंदर जो फर्श थी वहां पे मार्क किया, और एक बाहर एक कच्ची रोड थी जहां पे मिट्टी मिट्टी थी, वहां पे मार्क किया। और उन्होंने 2 बोतल पानी की भरी। एक बोतल पानी की उन्होंने अपने घर के सीमेंटेड फ्लोर पे फैला दी, और एक बोतल पानी की उन्होंने बाहर के जो कच्ची सड़क पे उसने स्क्वायर मार्क किया था वहां फैला दी। जो सीमेंटेड फ्लोर पे वो पानी फैलाएंगे, वो पानी इधर उधर फैल जाएगा और जमीन के अंदर परकोलेट नहीं करेगा। लेकिन जब वो उस स्क्वायर में पानी डालेंगे जो कि कच्चे रोड पे था, वहां पे देखेंगे कि वो पूरा का पूरा पानी चला जाएगा जमीन के अंदर। यानी कि कच्ची रोड वाली जो सॉइल था उसने पूरा का पूरा पानी अब्सॉर्ब कर लिया, और जो उन्होंने घर के अंदर पानी डाला तो वो तो इधर उधर फैल गया। तो यहां से एक चीज बूझो और पहेली ने पता करने की कोशिश की कि भाई ये परकोलेशन रेट क्या है, इन दोनों स्क्वायर्स में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में क्या डिफरेंस था। जो कि सीमेंटेड फ्लोर थी, तो सीमेंटेड फ्लोर में कोई पोर ही नहीं था, तो पानी अंदर जाएगा कैसे। लेकिन जो आपका कच्ची सड़क थी वहां पे सॉइल में बहुत सारे पोर्स थे, और उस सॉइल की अपनी खुद की कैपेसिटी थी पानी को अपने अंदर खींचने की। तो अब यहां पे आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। क्या एक्सपेरिमेंट करने हैं फ्रेंड्स? इस एक्टिविटी में आप अपने आप को 3 टीमों में डिवाइड कर लीजिए, ए टीम, बी टीम और सी टीम। और यहां पे आप ये पता करने की कोशिश करोगे कि सॉइल में पानी कितनी तेजी से पास होता है। तो यहां पे बात किसकी हो रही है? वाटर परकोलेशन की। यहां वाटर परकोलेशन की बात हो रही, कौन से सॉइल में पानी कितनी जल्दी नीचे चला जाएगा, यहां पे इस चीज की बात हो रही। तो आखिर आपको एक हॉलो सिलेंडर या पाइप लेना है, और इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर पाइप का डायमीटर सेम हो। समझ गए? अगर आपको पाइप नहीं मिलता है तो आप एक स्मॉल टिन भी ले सकते हैं जिसका नीचे का बॉटम आप काटते हो। अगर आपके पास पीवीसी पाइप है तो आप वो भी ले सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर डायमीटर का, और उसको 20-20 सेंटीमीटर के पीसेस में डाल सकते हो। आपको करना क्या है कि दोनों तरफ से हॉलो है, नीचे से भी ये सिलेंडर हॉलो है, ऊपर से भी सिलेंडर हॉलो है। नीचे से आपने सिलेंडर को 2 सेंटीमीटर डीप सॉइल में घुसेड़ दिया, ठीक है। अब जहां जहां से आपने सॉइल को कलेक्ट किया था, देखिए, एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल, place the pipe about 2 centimeter deep in the ground. Pour 200 ml water in the pipe slowly. 200 ml का पाइप, जो पानी मेजर करने के लिए आप 200 ml की बोतल ले सकते हो। वहां पे पढ़ दे रहा हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर। बेसिकली दोस्तों आप कर क्या रहे हो कि देखिए, आपने 3 तरीके के सॉइल्स देखे, सैंडी, लोमी और क्लेई। तो आप उन
स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करिए जहां पे सैंडी सॉइल है, लोमी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, और वहां से उन सॉइल्स को हटाइए, इस तरीके का सिलेंडर लगाइए और ऊपर से भैया पानी को डालिए। और आप ये नोट करने की कोशिश कीजिए कि ये पानी कितनी देर में उस सॉइल में गायब हो जा रहा है, और उसके लिए आप एक परकोलेशन रेट का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। पानी डालते वक्त सिलेंडर में यह याद रखना है कि पानी ओवररन नहीं होना चाहिए, यानी कि जब आप पानी डाल रहे हो, अगर वो पूरा का पूरा सिलेंडर भर गया है तो सिलेंडर से पहले पानी अंदर जाने दीजिए, फिर और पानी डालिए। मतलब पानी को इतनी तेज नहीं डालना कि वो ओवरफ्लो कर जाए। और आपको यहाँ पे परकोलेशन रेट मेजर करना है कि कितना अमाउंट ऑफ पानी आपने डाला एमएल में और कितना उसको परकोलेट करने में टाइम लगा, और फिर ये आपको परकोलेशन रेट तीनों तरीके के सॉइल्स के लिए कैलकुलेट करना है। और फिर आपको ये जानना है कि आपका आंसर क्या है। मैं पहले आपको बता दे रहा हूं फ्रेंड्स, देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सैंडी सॉइल में आपको मैंने बताया कि भाई बड़े बड़े लंप्स हैं, उनके बीच में बहुत सारी जगह होती है, उन जगहों से जो सॉइल है वो निकल जाता है, सॉरी जो पानी है वो निकल जाएगा। तो अगर आप परकोलेशन रेट देखोगे ना फ्रेंड्स, तो परकोलेशन रेट आपका सबसे ज्यादा होगा सैंडी सॉइल में, क्योंकि सैंडी सॉइल में जो पानी होगा वो बहुत तेजी से नीचे चला जाएगा। वहीं पे अगर आप क्लेई सॉइल देखोगे तो क्लेई सॉइल में मैंने आपको बताया कि इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत तगड़ी होती है, बहुत तेजी से पानी को पकड़ के रखता है। तो अगर ये पानी को पकड़ के रखेगा तो ये पानी को अंदर जाने ही नहीं देगा सॉइल के। तो जब ये सॉइल को अंदर जाने ही नहीं देगा पानी को सॉइल के, तो इसका परकोलेशन रेट लोवेस्ट होगा। तो तीनों तरीके के सॉइल में सबसे ज्यादा परकोलेशन रेट होता है सैंडी का, क्योंकि वो पानी तुरंत अंदर जाने देता है, और सबसे कम परकोलेशन रेट होता है क्लेई सॉइल का, और लोमी का बीच में होता है। अब आप समझ सकते हैं कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज कहां अच्छा होगा। ग्राउंड वाटर रिचार्ज वहां अच्छा होगा जहां सैंडी सॉइल होगा, क्योंकि जब बारिश का पानी बरसेगा तो सैंडी सॉइल के थ्रू बहुत आसानी से परकोलेट होकर वो ग्राउंड वाटर में पहुंच जाएगा। लेकिन जब क्लेई सॉइल में पानी बरसेगा तो क्लेई सॉइल उस पानी को पकड़ के रख लेगा एक जगह पे, तो अंदर नहीं जाएगा। तो इस चैप्टर को फ्रेंड्स मैं 2 भागों में बना रहा हूं। ये पहला भाग था, इसको मैं यही रोक रहा हूं क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है और बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट्स को देखना है। तो वीडियो को मैं यहां पॉज कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। सेकंड पार्ट में आपको आगे हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।